हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप? आपका एक बार स्वागत है मेरे इस चैनल जीवन दर्शन में। अगर दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं। मैं हूं राजेंद्र शर्मा और एक बार फिर मैं आपके सामने एक नए विचार, एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूं। आज मैं आपसे जो डिस्कस करने वाला हूं या जो जानकारी देने वाला हूं या जिस चीज़ पर हम एक विचार रखने वाले हैं वो यकीनन बहुत ही अपने आप में आश्चर्यजनक है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कल्पनाओं से भी ज़्यादा परे होती हैं, यानी कि यथार्थ जो होता है वो कल्पना से भी ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है। तो आज मैं आपको एक ऐसी आंधी या एक ऐसे तूफान के बारे में बताने जा रहा हूं, एक ऐसे शासक, एक ऐसे लड़ाकू, एक ऐसे जाबाज, बहादुर, क्रूर, खतरनाक और दुनिया का ऐसा शासक शायद हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ और ना ही मुझे लगता है कि ऐसा कभी कोई फ्यूचर में रिपीट होगा। तो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं चंगेज खान यानी कि तैमुजिन, जिसके बचपन का नाम तैमुजिन था। मंगोलियाई शासक था, लड़ाका था और बहुत ज़्यादा क्रूर शासक था। दुनिया उसको अधिकतर उसकी क्रूरता और उसकी जो बेरहमी है उसके लिए जानती है, लेकिन बहादुर तो वो था, इसमें कोई शक नहीं, बहादुर तो वो था और क्रूर बहुत ज़्यादा था। लेकिन उसके अलावा उसकी पर्सनालिटी का एक और पहलू था जो उसकी सेक्स पावर से रिलेटेड था, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को सही जानकारी पता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं अपने वीडियो चंगेज खान या तैमुजिन की हिस्ट्री के साथ, उसकी बहादुरी के साथ, उसकी क्रूरता के साथ, और उसने विश्व में वो किया जो शायद इसके पहले कभी किसी ने नहीं किया और ना ही फ्यूचर में ऐसा कोई करेगा। तो ये जो स्टोरी है वो मंगोलिया शासक चंगेज खान से रिलेटेड है। 1206 से लेकर के और 1227 तक जो उसने पूरे विश्व में तांडव मचाया, जो उसने पूरे विश्व में तहलका मचाया, जिसको सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप यकीन नहीं कर सकते कि इस पृथ्वी पर इस तरह का भी कोई इंसान, इस तरह का भी कोई राक्षस पैदा हुआ है जिसने इस बेरहमी से पूरे विश्व की जनसंख्या का लगभग, उस समय का जो जनसंख्या थी 11% जनसंख्या को उसने सर्वनाश कर दिया था, नरसंहार कर दिया था। और इतना बड़ा शासन, लगभग उस समय की जो जगह थी उसका लगभग 20% पर उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अधिकार था। लगभग आप मान के चलिए हिंदुस्तान से 10-12 गुना बड़ा जो शासन था वो उसका था। इतना बड़ा शासन इतने लंबे समय तक, लगभग 200 साल तक, आज तक विश्व में किसी का नहीं हुआ। तो ऐसा जो चंगेज खान था उसकी बहुत सारे किस्से हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो बहादुर था, जाबाज था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके साथ ही उसकी इतनी सेक्स पावर थी जिसको सुन करके और जिसको समझ करके, पढ़ करके आश्चर्य होता है कि व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें जाने से पहले मैं कुछ आपको एक बार उसकी जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड कुछ बातें जो आपको मैं शेयर करना चाहता हूं। बचपन में जब वो, उसके छोटे भाई 4-5 और थे उसके साथ में, तो वो बचपन से ही ऐसा था, कूद के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, यानी कि जो जैसा है उसका प्रारंभ से पता लग जाता है कि किस नेचर का है। तो एक छोटी सी घटना थी कि उसका जो भाई था, छोटा भाई था, उसने एक छोटी सी मछली उसके यहाँ से चुरा ली थी। और जब उसे चंगेज खान को पता लगा, तैमुजिन को पता लगा कि मेरे भाई ने एक छोटी मछली मेरी चुरा ली है, तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने उस अपने भाई का कत्ल कर दिया और उसको जान से मार दिया। तो इस तरह से जो उसकी हरकतें थी वो शुरू से ही ऐसी थी। बहादुर था, क्रूर था और बहुत ही ज़्यादा, मतलब तहल का मचाने वाला, दुनिया को दहलाने वाला था। लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी का दूसरा हिस्सा है उसकी सेक्स पावर से रिलेटेड है, तो वो मैं आपसे डिस्कस करूं उसके पहले कुछ साइंस की जानकारी है, कुछ नॉलेज वाली चीज़ें साइंस से रिलेटेड है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। क्योंकि बिना उसको समझे बिना उसको जाने आप उसकी इस चीज़ के बारे में नहीं समझ सकते। देखिए, एक मेल और एक फीमेल यानी कि एक आदमी और एक औरत जब मिलते हैं तो उनके जो रिप्रोडक्शन होता है, बच्चे होते हैं, तो जो मैन है यानी कि जो मेल है, पुरुष है, उसके बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर जो डीएनए होता है उनके, उसमें क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है। तो मेल में एक्स और वाई 2 गुणसूत्र होते हैं यानी कि क्रोमोसोम होते हैं, जबकि महिला जो होती है, औरत जो होती है, उसके डीएनए में यानी कि उसकी जो ब्लड है उसके अंदर केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो औरत के पास केवल एक्स क्रोमोसोम होते हैं और जो मेल है उसके पास एक्स और वाई दोनों होते हैं। औरत के पास दोनों एक्स एक्स होते हैं, पेयर में होता है ये,
और जो मेल है उसके पास में एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है। सेक्स एक्टिविटी के अंदर, मैटिंग के अंदर, जब एक्स क्रोमोसोम, आदमी का एक्स क्रोमोसोम औरत के एक्स क्रोमोसोम से रिएक्ट करता है, यानी कि मैटिंग करता है, तो उस समय लड़की का जन्म होता है, डॉटर का जन्म होता है, गर्ल का जन्म होता है। और जब व्यक्ति का, आदमी का वाई क्रोमोसोम लड़की के एक्स क्रोमोसोम से मैटिंग करता है, तो उस समय बॉय पैदा होता है, यानी कि लड़का पैदा होता है। तो जो वाई क्रोमोसोम है वो केवल मेल्स में होता है और एक्स क्रोमोसोम केवल गर्ल्स में होता है, यानी कि वुमेन में होता है। तो जब लड़का पैदा होगा तो उसमें एक्स वाई होंगे, वाई कहाँ से मिलेगा? फादर से। और जब गर्ल होगी तो उसमें एक्स एक्स होंगे। तो कई बार ऐसा हमारे समाज में देखा गया है कि किसी औरत के लड़की पैदा हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है कि तू ये लड़की पैदा कर रही है। तो उस लड़की के पैदा करने में उस औरत का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि उसके पास तो एक्स एक्स क्रोमोसोम है। जो लड़का होगा वो तो आदमी के वाई क्रोमोसोम से होगा ना। हालांकि ये बात उस आदमी के भी हाथ में नहीं है कि जब चाहे वो वाई क्रोमोसोम दे दे, जब चाहे वो एक्स क्रोमोसोम दे दे, ऐसा उसके भी हाथ में नहीं है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें एक्स और वाई क्रोमोसोम मिलते हैं, ये नेचर के कंट्रोल में है। तो 1970s के आसपास जो यूरोपियन साइंटिस्ट थे उनके मन में एक जिज्ञासा हुई। उन्होंने सोचा कि हम ये देखते हैं कि विश्व में जो आबादी है उसमें कौन सी जाति ऐसी है जो सर्वाधिक है और किस जाति का जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा है, यानी किस जाति के लोग बाग पूरे विश्व में ज़्यादा हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। तो ऐसा उन्होंने एक सर्वे किया और उन्हें यकीन था कि जो सर्वे रिपोर्ट आएगी उसमें ये होगा कि कोई यूरोपियन जाति, अमेरिकन जाति कोई ऐसी है, चूंकि वो उन्हें सभ्य मानते थे, बाकी औरों को तो असभ्य मानते थे। तो उनको लगा कि कोई यूरोपियन जाति या अमेरिकन जाति में से ही कोई ऐसी जाति होगी जो सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में फैली हुई है और उसका जो वर्चस्व है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। तो उन्होंने जो स्टडी की, उस स्टडी के अकॉर्डिंग उन्होंने लाखों लोगों के अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग कॉन्टिनेंट से, अलग अलग देशों से, जहाँ तक संभव था उन्होंने उनके जो है डीएनए सैंपल लिए, उनके ब्लड कलेक्शन किया और उसमें से उन्होंने एक्स और वाई के क्रोमोसोम की स्टडी की। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद में उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, उनका दिमाग सन्न हो गया। उसको देख करके रिपोर्ट में उन्हें यकीन था कि वो रिपोर्ट डेफिनेटली या तो हिटलर हो या नेपोलियन हो या अलेक्जेंडर हो या कोई और इस तरह का जो पर्सनैलिटी है उसका ही कोई रिपोर्ट होगी और उसी का वाई क्रोमोसोम पूरी दुनिया में फैला हुआ होगा। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो इन सब में वो वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट नहीं था। तब उन्होंने बहुत सारे लोगों की स्टडी की जिनका एरिया वाइड था, जो वाइड एरिया में घूमे थे, जिन्होंने वाइड एरिया को जीता था और बहुत सारी जगह उन्होंने शासन किया था, लंबे समय तक शासन किया था। आखिरकार में उनकी स्टडी जो थी वो तैमूर लंग और चंगेज खां आकर के रुकी थी। तैमूर लंग और चंगेज खां को जब उन्होंने स्टडी किया तो तैमूर लंग भी एक सीमित एरिया में था और ज़्यादा लंबे समय तक नहीं था। तो अब उनका जो फोकस था मेनली वो चंगेज खान पर हो गया। जब उन्होंने चंगेज खान की हिस्ट्री को उठाया, उसको देखा, उसकी तह में गए, उसके डीप में गए, तब उन्हें पता लगा कि ये हो क्या रहा है, हाउ दैट इज पॉसिबल। ये कैसे पॉसिबल है कि एक वाई क्रोमोसोम इतने बड़े एरिया में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, इवन नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत ही कम इंडिया के अंदर उसके जो है प्रेजेंस मिली। इसको देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ। उनका ये कैसे संभव है कि एक आदमी इतने बड़े वाइड एरिया के अंदर घूमता हो, इतने बड़े वाइड एरिया को कंट्रोल करता हो, और ये कैसे संभव है कि उसका रिप्रोडक्शन इतनी जगह सा हो। तो वो उस बात को देख ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए कि कैसे हुआ। जब उसने उनकी हिस्ट्री को उठा करके देखा और ये पता लगाया कि चंगेज खान की नेचर क्या थी, चंगेज खान का बिहेवियर कैसे था, तो उनका दिमाग सन्न हो गया, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, जमीन के नीचे, पैरों के नीचे से उनकी जमीन निकल गई और उन्हें घोर आश्चर्य हुआ। और डेफिनेटली आश्चर्य की बात है, जब उसकी हिस्ट्री को देखा गया तो ये पाया गया कि चंगेज खान पूरे दिन युद्ध में घोड़े पर बैठ करके लड़ाई लड़ता था, जाबाज था, शूरवीर था और बहुत ज्यादा क्रूर भी था। लेकिन अपने वंश को बढ़ाने के लिए, अपने चीजों को स्टेबल करने के लिए, टिकाऊपन के लिए उसके दिमाग में ये आया कि क्यों ना मेरे इतने सारे बच्चे पैदा हों जो मेरा जो है शासन चले और मेरे ही वंशज आगे तक बढ़े रहें। तो वो सारी क्रूरताओं को, हद को पार कर करके दिन में लड़ाई लड़ता था और रात में या दिन में जब भी उसे समय मिलता था, जो भी स्त्रियां उसके गुलाम होती थी, सुंदर स्त्रियां होती थी, जो उसे पसंद होती थी, उनके साथ में वो सेक्स
क्रिया करता था, उनके साथ में सेक्स करता था, तलवार की नोक पर करता था, जबरदस्ती करता था, उनकी कोई राय का महत्व नहीं था। क्यों? चूंकि वो सर्वे सर्वे था, उसको कोई रोकने वाला नहीं, उसको कहने वाला नहीं। या तो वो सहजता से बात कर लेते थे, सहजता से संबंध बनाती थी, नहीं तो उन्हें काट करके फेंक देता था। बाकी जो स्त्रियां थी उनको वो अपने सैनिकों को दे देता था और वो सैनिक जो है उनके साथ में उनका हरेसमेंट करते थे, सेक्स उनके साथ करते थे। और अन्य जो स्त्रियां थी जो पसंद नहीं आती थी उन्हें काट करके कत्ल करके फेंक दिया जाता था। क्योंकि कत्ल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, उसके डेली रूटीन का वर्क था। इस तरह से जहां जहां वो जाता था, जिस जगह से एरिया से गुजरता था, वहां अपनी निशानियों को छोड़ता हुआ जाता था और बेरहम होकर के औरतों के साथ सेक्स करता था, तलवार की नोक पर करता था, जबरदस्ती करता था और जो बाकी बची औरतें थी उनको वो काट के फेंक देता था या उनको छोड़ देता था। इस तरह से उसने अपने वंशजों को पूरी दुनिया में फैला दिया। जहां जहां वो गया वहां वहां तक उसने किया। और ऐसा कोई एक दो दिन, एक दो साल तक नहीं हुआ, उसने ऐसा 25-30 सालों तक लगातार किया। 1206 से 1227, 21 साल तक तो उसका सर्वेसा राज था। और पूरे विश्व की उस समय जो क्षेत्रफल था उसका लगभग 20% एरिया पे उसका अधिकार था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और 11% पॉपुलेशन को उसने तहस नहस कर दिया, कत्लेआम कर दिया, खत्म कर दिया। ईरान में तो उसने वहां की उस समय की जो जनसंख्या थी उसका लगभग 75% उसने खत्म कर दिया था। तो ये इस वीडियो के एक पार्ट में मैंने आपसे बताया है। लेकिन एक सुखद बात यह है कि इंडिया, भारत, अपना हिंदुस्तान उसकी इस बेरहम आंधी से कैसे बच गया और उस बेरहम आंधी से किसने बचाया, और ये जो स्टोरी है वो अपन अगले जो वीडियो है उसमें शेयर करेंगे। और उस तब तक आप इंतजार करिएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगला जो उसका पार्ट है वो आपके सामने मैं रखूंगा। तब तक आप जय हिंद।